तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ 11th क्लास के कुछ स्टूडेंट हैं। हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि चूँकि आप पता है कि जिस तरह से अगर गांव में देखा जाए, एक तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो क्लाइमेट चेंजिंग का प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रभाव पड़ रही है। इस पे कितने अवेयर हैं यहाँ के स्टूडेंट्स और किस प्रकार से उनकी व्यू है, क्या वो सोचते हैं, मतलब हम लोग इसी मुद्दे पे आज आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। प्रिंस कुमार शाह। प्रिंस, अगर देखा जाए गांव में, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे सही है कि यहाँ पे पेड़ों की कमी नहीं है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ वातावरण है, लेकिन जो एक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे बेमौसम बारिश होना, अधिक गर्मी पड़ना, क्या आपको लग रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रही है? ऐसा हो रहा है क्योंकि क्या हो जाएगा मतलब एक कहा जा सकता है कि लोग पेड़ों के महत्व क्यों नहीं समझ रहे। आप देख सकते हैं कि जो पहले बहुत सारे पेड़ थे, बहुत ज़्यादा घट गए। मतलब घर और बनाने के लिए बहुत सी पेड़ों की कटाई हो रही है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या देख रहे हैं, चूँकि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य को किस तौर पर देख रहे हैं, खासकर इंडिया में? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कहीं 1-2 टेम्परेचर बढ़ गई तो गोवा जैसे शहर डूब जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से। और इसको हम गांव में कैसे जागरूकता को फैलाया जा सके कि आप पेड़ों को अधिक से अधिक लगाइए और पर्यावरण के महत्व को समझिए? पेड़ों को अधिक से अधिक लगाइए और मतलब स्वच्छ रखिए सब जगह। और मतलब मिट्टी उट्टी जौन प्रदूषण है उसको साफ़ सुथरा रखिए। इससे हम लोग कर सकते हैं। चूँकि कल हम लोग 2 अक्टूबर मनाए थे और ये भी इंडिया में स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में भी मनाया जाता है। स्वच्छता चारों तरफ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का भी एक अभियान चल रही है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत चल रही। स्वच्छता कितनी ज़रूरी है? स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्वच्छ अगर हवा हुआ सब स्वच्छ रहेगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। और स्वच्छ अगर मिट्टी रहेगा तो फसल भी ठीक ठाक होगा। और मतलब स्वच्छता ज़रूरी है बहुत। निश्चित रूप से प्रिंस, आप अपना नाम बता दीजिए। सुंदरम कुमार सिंह। क्या रहे? सुंदरम कुमार सिंह। सुंदरम। सवाल ये है कि वातावरण को सुंदर कैसे बनाया जाए, पेड़ उड़ लगाकर। लेकिन इस बात को यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है, और इसको कैसे, आप अगर अपने फ्रेंड्स के बीच में इस पर चर्चा करनी हो तो क्या लग रहा है कि पेड़ों के काटने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। सब पानी उनी की दिक्कत हो रहा है। ब्रिज पर पेड़ पक्षी नहीं रह पा रहे हैं सब 5G के कारण। और सब ऐसे मर रहे हैं सब। तो एक सवाल, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खासकर जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं वहाँ पे 80% लोग कृषि पर निर्भर है। लेकिन जो एक कहा ना, जो एक मौसम का एक चक्र होनी चाहिए, प्रॉपर चक्र होनी चाहिए, वो होने जैसे जब बारिश चाहिए तब नहीं हो पा रही है, जब बारिश नहीं चाहिए तब हो रही है। तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ये अभी अभी ज़रूरत है तो नहीं पड़ रहा है। जब जब ज़रूरत रहता है तो नहीं पड़ता है। जब रहता है उस टाइम नहीं पड़ता है। ज़्यादा बारिश के कारण फसल भी जियान हो रहा है। तो इसको आप कैसे लोगों को समझाइएगा कि इसका जो सबसे प्रभाव, इसके लिए हम दोषी हैं, भगवान दोषी नहीं है? हम लोग हैं। ऐसे किसको, इसको कैसे बता पाते हैं अपने छात्रों को, अपने दोस्तों को कैसे बताइएगा, क्या करना चाहिए इसके लिए? पेड़ उड़ लगाएं और स्वस्थ सब पर्यावरण के स्वस्थ बना कर रखें। कहीं ना कहीं उसके लिए ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? शशिकांत कुमार ठाकुर। शशिकांत, अब चूंकि अब सवाल आते हैं कि कहीं ना कहीं एक तो समझ में आ पा रही है कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए मनुष्य दोषी है। अ, अभी आप देख सकते हैं कि पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, बारिश का जो एक चक्र होनी थी वो सही से नहीं हो पा रही, उत्पादन घट रहा है, और अगर फसलों के उत्पादन घटे हुए, अनाज के उत्पादन घटते, इसका सबसे ज़्यादा कुप्रभाव बिहार पे पड़ेगा। बिहार से हम लोग आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि बिहार की गरीबी का यह भी एक कारण है क्या? है क्योंकि इसलिए है क्योंकि पेड़ सब कट जा रहा है, ठीक से मौसम नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद से ठीक से फसल नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। उसी से कृषि करके अनाज उगा कर उसी से अपना काम चलाते हैं, और जो बचता है उसे बेच देते हैं, तो उनका कुछ मतलब मतलब लाभ कहीं ना कहीं खेती उनके जीवन का आधार है। तो फिर इस खेती को कैसे पर्यावरण के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है? पर्यावरण के कुप्रभाव से हमें पेड़ लगाना चाहिए। उसके बाद से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही उसका दोहन करें, उससे ज़्यादा नहीं। आपका नाम क्या है?
प्रदीप कुमार। प्रदीप, आप अभी अभी 10th क्लास पास करके निकले हुए हैं, एक 11th क्लास में आ रहे हैं। आप एक आपदा प्रबंधन एक चैप्टर एक बुक है आप में, डिजास्टर मैनेजमेंट 10th क्लास में, उसमें डिटेल सारे चीज़ों को बताई गई है कि किस प्रकार की समस्या है और बिहार की समस्या किस प्रकार से किस प्रकार की आपदाएँ आती है। देखा जाए बिहार को तो आधे बिहार बाढ़ से चपेट में आते हैं, आधे बिहार सुखाड़ के चपेट में आ जाते हैं। इसकी आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई समाधान है? इसके लिए तो पहले हमें सबको संरक्षित करना पड़ेगा, आपदा को संरक्षित करना पड़ेगा। जल को संरक्षित करने के 2-3 उपाय बताइए। जल को संरक्षित करने के लिए हमें बांध को मजबूत करना पड़ेगा, पेड़ों के अधिक से अधिक कम कटाई करना पड़ेगा, और ताकि मिट्टी मजबूत रहे, पेड़ों को पकड़ कर रखे, और बांध को टूटने से रोकना होगा। और इसके लिए आप अपने स्तर पर क्या कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे अगर अपने स्तर से कोशिश करें तो कुछ ना कुछ की प्रभाव पड़ सकता है। आप अपने स्तर से इसका क्या कोशिश करेंगे? पहले हम लोगों को जैसे कि नदी में चाहे तालाबों में जैसा पानी है उसको कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ पर जितना ज़रूरत है पानी का उतना ज़रूरत पड़ी काम उसका करेंगे। जैसे खेतों में खेत पटाने के लिए या फसल को अति करने के लिए हमें सबसे पहले कम उसका जितना पानी चाहिए उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक सवाल, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, आप लोग बात करना चाहिएगा? चलिए, यहाँ पे आप अपना नाम बता दीजिए। सूरज कुमार चौधरी। सुरेश, एक सवाल और सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है, क्योंकि जब बिहार की बातें करते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी की बातें करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि खेती बाड़ी अनपढ़ों के लिए है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रासायनिक खादों का प्रयोग अंधाधुंध होती है, उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है, किसी प्रकार के कोई जो होता है कि किस अनुपात में क्या डालना चाहिए, इसका नहीं है। क्या लग रहा है कि खेती अनपढ़ों के लिए है? सर खेती यहाँ से मतलब लोग करते हैं वो अनपढ़ टाइप पर ही करते हैं, क्योंकि कम खेतों में ज़्यादा लोग काम करते हैं। ऐसे अगर ज़्यादा खेतों में कम लोग काम करें तो ये बुद्धिमानी का काम लेकिन रासायनिक खादों का प्रयोग करना, फसल चक्र को सही नहीं रखना, जो मन करे जो खाद मन करे, क्योंकि भारत सरकार ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रही है, जैविक खेती की तरफ बढ़ रही है, और हम आप देख सकते हैं केमिकल जिस तरह फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, इसको कैसे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर केवल खेतों के लिए नुकसान नहीं है, ये बारिश के साथ नदी में भी जाती है, वहाँ पर भी नुकसान करती है। तो इसको कैसे कहा जाए, किसानों को कैसे शिक्षित किया जाए खेती के बारे में? पहले तो सर जो खाद होता है उसे कम मात्रा में प्रोवाइड कराकर, दूसरा नंबर बात कि ज़्यादा जैविक खाद को मतलब प्रोवाइड कराकर, और किसानों को मतलब एक्साइटेड करना जैविक खाद के द्वारा, उससे हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी कनेक्टेड होंगे करंट चीज़ों से, तो ये देखा जा रहा है कि आजकल नए नए युवा जो है MBA किए हुए युवा है, मैनेजमेंट करके युवा जो है खेती की तरफ आ रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बिहार में जो खेती अभी भी है पारंपरिक तरीके से होती है, हमने धान बोए, हमने गेहूं बोए, बस हम लोग इसके अलग नहीं सोच पाते कि हम खेती को इस तरह से बताए कि फ़ायदे का सौदा बन जाए। क्या क्या आपके पास सॉल्यूशन है कि इसको फ़ायदा का सौदा बनाया जा सके? पहले तो सर जो भी हम लोग खेती करते हैं, धान गेहूँ मक्का ये सब करते हैं, इसे हम लोग मतलब कच्चा फसल के उत्पादन करके या फिर सब्जी वब्जी का उत्पादन करके इसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा बात मतलब खेतों को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगला फसल बढ़िया होगा, उसी टाइम हम मतलब कुछ दूसरा चीज़ बोकर, जैसे जैविक खादों का प्रयोग करते हुए बोकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं खेतों से, और कम ही खेतों में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल निश्चित रूप से इन्होंने बताया कि किसानों को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान अगर शिक्षित ना हो तो वो केवल खेती के लिए नहीं, पूरे पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिहार में किसानी खेती ये अनपढ़ों का काम क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ के आदमी पढ़ना नहीं चाहते हैं और मतलब खेती पर ही जीवन अपना नहीं, ये खेती अनपढ़ों की क्यों माना जाता है? जैसे आप पढ़े लिखे लोग खेत में नहीं जाते हैं, जो शिक्षित है उनको लगता है कि ये खेती तो अनपढ़ों का काम है, ऐसी सोच क्यों है? मतलब ऐसी सोच है कि क्योंकि खेती में ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है और पढ़ाई में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो मतलब बहुत लोग समझते हैं अनपढ़ लोग की खेती ही आसान है, लेकिन जो पढ़े लिखे वो लोग होते हैं उनको पढ़ाई अच्छा लगता है। पढ़े लिखे कितने लोगों के पास रोजगार है ऋतु, अगर हम आज के समय बात करें तो? पढ़े 80% तो गांव के लोग कृषि करते हैं, अब 20% लोग नहीं, जैसे आपके मित्र बता रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, अनपढ़ लोग खेती करते हैं। कितने पढ़े लिखे लोग आजकल रोजगार में है, ये सीधे सीधे दिखाई दे रही है। और अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाए खेती को, तो पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास कृषि के लिए ज्ञान होगा, उनको पता होगा कि हमें क्या क्या चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खेती कब करनी चाहिए। हम पढ़े लिखों को कैसे खेतों से जोड़ सकते हैं? देखिए सर, बिहार में कुल साक्षरता 71% है। यहाँ पे 29% लोग नहीं पढ़ते हैं, तो 70% लोग पढ़ते हैं, वही चाहेंगे कि वो खेती करें। 30% लोग नहीं पढ़ पाते हैं अपने
मजबूरी कारण नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग खेती पर निर्भर करते हैं। नहीं, आप सवालों को समझ नहीं पा रहे। हमारी सवाल आपसे ये है कि पढ़े लिखे लोगों को खेतों से कैसे जोड़ें, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो इन्वायरमेंट के चीज़ों को समझेंगे, वो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को समझेंगे, वो उसकी सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे, खेती को फ़ायदे का सौदा बनाएंगे। तो पढ़े लिखे लोगों को कैसे जोड़ा जा सके? उनको बताया जा सकता है कि मतलब खेती में भी पैसा है, खेती अच्छा से अच्छा खेती करो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। वो सब्जी लगाओ तो वहाँ बेच दूसरे देश में भी जाता है, सप्लाई किया जा सकता है, अधिक मात्रा में होगा तो उनसे कहा जाएगा कि जुड़ कर मतलब खेती करो। क्या लग रहा है कि अगर आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में कुछ ऐसी सॉल्यूशन है आपके पास कि अगर इन चीज़ों की खेती किया जाए तो हमें लग रहा है कि फ़ायदे का सौदा हो सकता है? अभी तो देखने में नहीं, मतलब गांव में अभी उतना नहीं है। बाहर है, बाहर के लोग खेती कर कर दूसरे देश में जुड़ कर भेज रहे हैं। तो इधर गांव बिहार में खासकर अभी कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। जहाँ पे पढ़े लिखे लड़के जुड़ रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब जैसे एपीकल्चर हुआ, सेरीकल्चर, इन चीज़ों के माध्यम से अध्ययन करने के माध्यम के बाद बहुत सारी चीज़ों से जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब सवाल आते हैं यहाँ पर, चूँकि जब पढ़े लिखे लोग खेतों में आएंगे, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को समझेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझेंगे और इस प्रकार की खेती को देंगे और करेंगे ताकि पर्यावरण को भी फ़ायदा हो। कैसे मोटिवेट कीजिएगा ताकि लोग आए और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को समझें? इसको मोटिवेट करने के लिए हम पहले अपने दोस्तों को सब बताएंगे सब के बारे में, क्लाइमेट के कैसे किस तरह हम आसानी से खेती कर सकते हैं, क्लाइमेट को समझ सकते हैं। उसके पास दोस्त जितने सारे मेरे दोस्त होंगे एक दूसरे को बताएंगे और कहीं कहीं पर एकजुट होकर ग्रुप जैसे होता है इस तरह से लोगों को प्रभावित करेंगे कि इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए, जो हमारे क्लाइमेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारे पर्यावरण और खेती भी अच्छी से होगी, पर्यावरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से अपने एक व्यू रखे हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और कहीं ना कहीं बिहार के खासकर एग्रीकल्चर से, निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की एक सोच होती है तो कहीं ना कहीं एक नया बिहार का निर्माण हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।